अक्टूबर 24, 2023 ये इस साल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है या कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इस दिन आइसलैंड में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी। बहुत सारी वुमेन्स जो 50,000 से 1 लाख के बीच में नंबर में मेजर करती हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े लेवल के प्रोटेस्ट मूवमेंट यहाँ पे चलाया था इस दिन को, जिसमें उन्होंने मास लेवल पे एक साथ अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी और उसके बाद एक बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट यहाँ पे उन्होंने सड़कों पे स्टेज प्रोटेस्ट किया था। और इस प्रोटेस्ट मूवमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इस आइसलैंड की प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर केटलिन जैकब्सडोटिर ने खुद पार्टिसिपेट किया था। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कभी भी किसी कंट्री में कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है तो गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो लीडर है किसी भी गवर्नमेंट का, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बट यहाँ पे उल्टा था, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर खुद इस प्रोटेस्ट मूवमेंट का पार्टिसिपेंट थी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट ना सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए था कि उनको जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ एक्शन लेने के लिए काम करे, बट एक ब्रॉडर मूवमेंट था जो अक्रॉस द सोसाइटी लोगों को फोर्स करने की कोशिश करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए। और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिस चीज़ के लिए ये मूवमेंट हुआ था वो थी सोसाइटी में जेंडर पैरिटी अचीव करना। जेंडर पैरिटी एक वो प्रिंसिपल है जिसके अंदर में मैन और वुमेन के बीच में इक्वलिटी की बात की जाती है, चाहे वो कहीं रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की बात हो, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एजुकेशन में एक्सेस करने की, अचीवमेंट करने की बात हो। सोसाइटी में किसी भी तरीके से मैन और वुमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को रिमूव करने की फिलॉसफी को जेंडर पैरिटी बोलते हैं। और आइसलैंड की वुमेन अपने हक के लिए, अपने इक्वल राइट्स के लिए ये प्रोटेस्ट मूवमेंट रन कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सोसाइटी में मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी है, जो कुछ रिपोर्ट प्रूफ भी करती हैं या एविडेंस भी देती हैं। तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रोटेस्ट मूवमेंट का पार्ट बन के अपनी ही सोसाइटी के लोगों को मैसेज करने की कोशिश करी कि ये जो मूवमेंट, ये जो इशू जिसके लिए ये मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट का टॉपिक या इशू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सोसाइटी के लिए कलेक्टिवली टैकल करने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अचीवमेंट करना, इसको अचीव करना सोसाइटी के लिए एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरी नीड है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इस मूवमेंट का पार्ट बन के खुद अपने ऑफिस से छुट्टी लेके इस इशू को हाईलाइट किया था नेशनल लेवल पे। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़े ब्रॉडर टॉपिक का पार्ट है, बहुत बड़े ब्रॉडर इशू का पार्ट है जो हमको आज डिस्कस करना है, जेंडर पैरिटी। कि जेंडर पैरिटी एक्चुअल में होता क्या है, आइसलैंड जैसी कंट्री में जेंडर पैरिटी क्यों नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि आइसलैंड उन कंट्रीज़ में आता है जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर डिस्पैरिटी बहुत कम है, ना के बराबर। मजे की बात बताना चाहूँ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड जो है फर्स्ट रैंक पे आता है, जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिस्पैरिटी सबसे कम है दुनिया में। अगर आप उस नज़र से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ऐसी कंट्री जहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी वर्ल्ड में सबसे कम है, अगर वहाँ पे वुमेन को ये फील होता है अभी भी कि उनके और मैन के बीच में इक्वालिटी नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी के वर्ल्ड में इनइक्वालिटी का क्या स्टेटस होगा मैन और वुमेन के बीच में। तो इसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे ब्रॉडली, और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ हम समझने की कोशिश करेंगे जेंडर पैरिटी के एक ब्रॉड व्यू को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आइसलैंड में जेंडर पैरिटी का स्टेटस क्या है, क्यों वहाँ पे ये प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ। इस न्यूज़ के थ्रू हम एक पॉइंट पे पहुँचने की कोशिश करेंगे कि आइसलैंड जैसी डेवलप कंट्रीज़ में अगर इनइक्वालिटी है तो जेंडर इनइक्वालिटी के कारण क्या होते हैं, क्यों किसी कंट्री का डेवलपमेंट इस चीज़ को एश्योर नहीं करता कि वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होगी। जब आइसलैंड जैसी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी प्रेजेंट है, तो वाजिब सी बात है कि जितनी बाकी की मोस्ट डेवलप कंट्रीज़ मानी जाती हैं, जो आइसलैंड से नीचे हैं, वहाँ पे जेंडर की डिस्पैरिटी और ज़्यादा होगी। मतलब कहीं ना कहीं हमको ये इंडिकेट करता है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरली ऑलवेज सिनोनिमस विथ द रिडक्शन और डिक्रीज इन द वुमेन डिस्पैरिटी और जेंडर डिस्पैरिटी। तो जेंडर डिस्पैरिटी का रीज़न क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी कहाँ से आती है, वर्ल्ड में जेंडर डिस्पैरिटी का स्टेटस क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी को मेजर कैसे किया जाता है, इंडिया में वुमेन के साथ क्या हो रहा है, वुमेन का क्या स्टेटस है, वुमेन कितनी इनइक्वालिटी फेस करती है, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे ताकि हम जेंडर पैरिटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएँ। और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एक लास्ट पार्ट पे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम
इस जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और इंडिया की गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन स्टेट ने अभी तक अपनी वुमेन डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये आइसलैंड की बात करते हैं, जहाँ पे अभी प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है। हम एक बार आइसलैंड को पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि जो स्टेट सबसे डेवलप है वहाँ पे इनइक्वालिटी का क्या स्टेटस है, जिससे हम ये समझेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी का स्टेटस कितना ज़्यादा और बैड या इंटेंस हो सकता है। तो अगर मैं आइसलैंड की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं आइसलैंड फर्स्ट रैंक पे है, जिसकी स्कोर, जेंडर गैप स्कोर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 0.908 है। इसका ये मतलब है कि आइसलैंड अपनी कंट्री में 90% से ज़्यादा जेंडर गैप क्लोज कर चुका है, और सिर्फ अमूमन अराउंड 9 to 10% गैप है वुमेन और मैन के बीच में इन टर्म्स ऑफ डिस्पैरिटी। जब मैं आपसे ये बोलता हूँ कि वुमेन और मैन के बीच में डिस्पैरिटी है, तो इसका ये मतलब है कि वुमेन और मैन इक्वल तरीके से एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मैन कहीं ना कहीं एजुकेशन ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए एक्सेस कर रहा है वुमेन से। मैन और वुमेन जब एक ही टाइप का कोई जॉब परफॉर्म करते हैं तो उनको सेम जॉब के लिए सेम एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेम सैलरी नहीं मिलती। वुमेन को कहीं ना कहीं मैन से कम सैलरी मिलती है। सिमिलरली वुमेन को जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी अवेलेबल है, फॉर्मल जॉब की अपॉर्चुनिटी, ये भी जेंडर पैरिटी का पार्ट बनता है। वुमेन पॉलिटिक्स में कितना इक्वली पार्टिसिपेट करती है, वुमेन कितने लीडरशिप प्रपोर्शन शेयर करती है विथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी वुमेन पैरिटी में देखा जाता है। और ये सारी चीज़ों में जितनी ज़्यादा पैरिटी होती है उसका मतलब है मैन और वुमेन के बीच में उतनी ही ज़्यादा इक्वलिटी है। तो अगर मैं आइसलैंड की बात करूँ, आइसलैंड में जेंडर इक्वलिटी की बात करूँ तो 14 सालों से आइसलैंड टॉप पे, फर्स्ट रैंक पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग में। और ये रैंकिंग में इसलिए है 14 सालों से टॉप पे क्योंकि वुमेन यहाँ पे 50 साल से अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठा रही है और फाइट कर रही है। और इसी कंटेक्स्ट में ये जो प्रोटेस्ट आपने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, जो 24 अक्टूबर को हुआ था, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है आइसलैंड में। ये इस साल में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ है, मास प्रोटेस्ट मूवमेंट, ये आइसलैंड की हिस्ट्री में 7th मास प्रोटेस्ट मूवमेंट है। तो ये नेशन वाइड वुमेंस डे ऑब्जर्व जो हुआ था, ये पहली बार आइसलैंड में ऑब्जर्व हुआ था अक्टूबर 24, 1975, जब वहाँ की वुमेन ने जेंडर इक्वालिटी के लिए फाइट करना शुरू करी थी। एंड सिंस देन आइसलैंड में वुमेन ने अपने राइट्स के लिए फाइट कर करके जेंडर गैप को काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर दिया है। बट फिर भी अगर हम उस तारीख से लेके, उस सन से लेके, उस ईयर से लेके अभी तक की बात करें तो 48 साल उस बात को गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी आइसलैंड कुछ इशू फेस करता है। और उनमें सबसे 2 बड़े इशू जो मेन और वुमेन के बीच में इनइक्वालिटी शो करते हैं वो है जेंडर पे गैप और जेंडर बेस्ड वायलेंस। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आइसलैंड में अभी भी मैन से वुमेन 21% कम अर्न करती है एक सेम टाइप के जॉब में, और एटलीस्ट 40% वुमेन है जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी कोई ना कोई जेंडर बेस्ड या सेक्सुअल वायलेंस फेस करी है। ये पहला इशू है जो आइसलैंड की में वुमेन फेस करती है। जो दूसरा इशू है जो वुमेन फेस करती है वो ये है कि वुमेन अंडर वैल्यूड और लो पेड जॉब में ज़्यादा एम्प्लॉय की जाती हैं। ऐसी जॉब्स जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, जो लो लेवल या लो स्टेटस की मानी जाती हैं, लो रेपुटेशन से अटैच होती हैं, और या फिर लोअर पेड जॉब्स होती हैं, जैसे कि टीचिंग और हेल्थ केयर में नर्सिंग का जो प्रोफेशन है जिसको लोअर पेड जॉब माना जाता है, उनमें आपको वुमेन की पोजीशन ज़्यादा मिलती है। हम अभी इस पे डिस्कशन पे आएंगे कि ऐसा क्यों होता है, लो पेड जॉब में पर्टिकुलरली टीचिंग और हेल्थ केयर में वुमेन का कंसंट्रेशन ज़्यादा क्यों होता है। तो मेरे साथ थोड़ा सा बने रहिए और हम इस पे भी डिस्कशन पे आएंगे। बट पहले हम आइसलैंड को देख लेते हैं कि आइसलैंड में कितना स्टेटस और क्या है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड की रिपोर्ट के हिसाब से सेक्सुअल वायलेंस की अगर हम बात करें, जो 2018 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इसके अकॉर्डिंग हर 4 में से 1 आइसलैंड की वुमेन ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रेप या सेक्सुअल असॉल्ट फेस करा है। और 94% किंडरगार्टन टीचर्स जो हैं ये वुमेन हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब आप प्राइमरी स्कूल में आइसलैंड में जाएंगे किसी प्राइमरी स्कूल में, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर 10 वहाँ पे टीचर होते हैं तो उनमें से 9 टीचर आपको फीमेल मिलेंगे और 1 मेल मिलेगा, जो ये बताता है कि कैसे एक प्राइमरी टीचिंग एक फीमेल प्रोफेशन की तरह कंसिडर किया जाता है रेदर देन मेल प्रोफेशन। उसी तरह अगर आप वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो वहाँ का जो सबसे बड़ा
हॉस्पिटल है, नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आइसलैंड का, वहाँ पे 80% वर्कफोर्स जो है, पर्टिकुलरली जो लो पेड जॉब्स होती है जैसे कि रिसेप्शन, नर्सिंग, क्लीनिंग, वो वुमेन उसमें वर्कफोर्स बनाती है, नॉट इन द डॉक्टर्स। सो ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बताता है कि वो कंट्री जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फर्स्ट रैंक है और सबसे अच्छी रैंकिंग पे मानी जाती है, जब वहाँ पे भी इतने लेवल का डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ज़रूरी नहीं है कि जेंडर गैप के साथ पॉजिटिव रिलेशन हो। ये नहीं बोल रहा कि नेगेटिव रिलेशन होता है, जेंडर गैप धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, वहाँ पे मेल सुपीरियरिटी, जिसको पेट्रियार्ची भी बोला जाता है, जब पब्लिक और प्राइवेट स्पेस में कोई मेल अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश करता है वुमेन के ऊपर, तो इस फेनोमेना को बोला जाता है पेट्रियार्की। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने के लिए मिलता है कि चाहे वो कंट्री डेवलपिंग हो चाहे वो कंट्री डेवलप्ड हो, पेट्रियार्की का एक एलिमेंट हमको हर जगह प्रेजेंट मिलेगा। तो अगर हम वुमेन राइट्स की डिमांड की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, तो ये हिस्ट्री की, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, आइसलैंड में अक्टूबर 24, 1975 को एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ क्वेन आफ्री। क्वेन आफ्री जैसे जिसका दूसरा वर्ड है वुमेंस डे ऑफ, इसके अंदर में, इस डे के अंदर में जो प्रोटेस्ट का तरीका है, वो वुमेन तरीका ये चुनती है कि सारी की सारी वुमेन एक साथ वर्क से ऑफ ले लेती है, चाहे वो होम हाउस होल्ड वर्क हो, अपने घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, ये बताने के लिए या ये फील कराने के लिए मेल्स को कि वुमेन कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क होल्ड करती है और उनके बिना उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट और मेंटेलिटी चलती है जिसमें वुमेन के वर्क को एक इनसिग्निफिकेंट तरीके से देखा जाता है कि वुमेन का वर्क या तो डोमेस्टिक है विच इज़ नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर, हाईली प्रोडक्टिव इन नेचर, या लो पेड जॉब्स जो बेसिकली बहुत ज़्यादा अर्निंग या रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, ये माइंडसेट टोटली रॉन्ग है। एंड बाय क्विटिंग फ्रॉम वर्क फॉर अ डे, वुमेन ट्राई टू सेंड अ मैसेज कि अगर हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्सटेंड करा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सोसाइटी किस हद तक कोलैप्स हो सकती है। तो ये थी हिस्ट्री वुमेन की मूवमेंट की आइसलैंड में। अब हम आते हैं एक मेन कंसेप्ट पे, पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये जेंडर पे गैप क्यों आता है सोसाइटी में, ये जेंडर में डिस्पैरिटी क्यों आती है, एक्सेस टू एजुकेशन में, एक्सेस टू इनकम में, एक्सेस टू हाई पेड जॉब में, एक्सेस टू सीनियर पोस्ट इन जॉब में, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी एक ग्लोबल सोसाइटी जो है ट्रेडिशनली जिस तरह से इवॉल्व हुई, उस इवोल्यूशन में एक फेनोमेना निकल के आया था ओवर द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसको बोला जाता है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की एक वो फेनोमेना है जिसमें मेल जितनी भी सुपीरियर या डोमिनेटिंग पोजीशन है उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है और वुमेन को पैसिव रेसिपिएंट बनाने की कोशिश करता है, जिसमें व्हाटएवर ऑर्डर, जो भी ऑर्डर मेल फीमेल को देगा, मेल उसको क्वाइटली फॉलो करेगी, फीमेल उसको फॉलो करने के लिए, अच्छे से फॉलो करने के लिए, ओबीडियंट बच्चे की तरह उसको फॉलो करने का काम करेगी। अदरवाइज शी फील और शी फियर्स कि उसकी लाइफ के सर्वाइवल को थ्रेटन हो सकता है, उसकी बायोलॉजी को डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसकी लाइफ उसको फिजिकली ओवर पावर किया जा सकता है। ये सारे थ्रेट जो है उसको मजबूर करते हैं कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो पेट्रियार्की और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एक बेसिकली हमारी सोसाइटी का एक फंक्शनिंग वे है, जो सोसाइटी का एक फॉर्मेट बना दिया गया है, जिसमें लेबर को जो है डिवाइड कर दिया गया है। कुछ लेबर जो है वो फीमेल्स के लिए असाइन कर दिए गए हैं और कुछ लेबर जो है वो मेल के लिए असाइन कर दिए गए हैं। इसी फेनोमेना को, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जब वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है सोसाइटी में, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन का मतलब होता है सोसाइटी में कुछ वर्क जो होते हैं हॉरिजॉन्टली, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिमिलर काइंड ऑफ जो जॉब है, उन सिमिलर काइंड ऑफ जॉब में कुछ जॉब्स जो हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं, कुछ फीमेल्स के लिए और कुछ मेल्स के लिए। जैसे मान लीजिए हेल्थ केयर के प्रोफेशन में एक डॉक्टर भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है और एक नर्स भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, बट सिंस नर्सिंग इज मेड टू बिलीव एन इन्फीरियर जॉब, नर्सिंग का जो प्रोफेशन जो है वो प्राइमरीली वुमेन को असाइन कर दिया जाता है, जबकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो प्राइमरीली मेल को असाइन कर दिया जाता है। उसी तरह सोसाइटी में जो जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं उनमें एक वर्टिकल
सेग्रीगेशन भी किया जाता है, जिसमें जो हायर पेड जॉब होती हैं या जो टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, जैसे कि मैनेजर की पोस्ट हो गई या सुपरवाइज़र की पोस्ट हो गई, वो मेल्स को दी जाती हैं, जबकि जो सबॉर्डिनेट लेवल की पोस्ट होती हैं जैसे कि रिसेप्शनिस्ट हो गई, क्लर्क हो गई, ये पोजीशंस फीमेल को असाइन की जाती हैं। तो एक तरह से मेल जो हैं, जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जॉब्स मानी जाती हैं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी कैप्चर कर लेते हैं, और जो हाई लेवल की या हाईली पेड जॉब्स मानी जाती हैं उनको भी कैप्चर कर लेते हैं। दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ वर्क। एक दूसरा फेनोमेना जो हमको सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। उन लेबर में, उन जॉब्स में, उन ऑक्यूपेशन में जिनमें ट्रेडिशनली वुमेन का रोल माना जाता है कि वुमेन आर मोर फिट टू डू दोज जॉब्स, दिस इज नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि वुमेन जो होती है वो केयर और एम्पैथी जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है, और केयर, उसका केयरिंग और इमोशनल नेचर जो है वो किसी भी इस टाइप की जॉब के लिए फिट बनाता है उसको, जिसमें सिंपैथी एंड एम्पैथी की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि फैमिली में हाउसवाइफ का फंक्शन होता है, जैसे कि बच्चे को ग्रो करने का फंक्शन होता है, जैसे कि टीचिंग में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का रोल होता है, ये सारे रोल वो होते हैं जहाँ पे इमोशनल सेंसिटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। सिमिलरली किसी पेशेंट की केयर करने के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा हाई इमोशनल सेंसिटिविटी चाहिए होती है। तो वुमेन को इमोशनली सेंसिटिव माना जाता है, इसलिए इन टाइप की लेबर या जॉब्स को वुमेन को असाइन कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। और उन जॉब्स को जिनको फेमिनाइज कर दिया जाता है उनमें पेमेंट बहुत लो रखी जाती है, जिससे फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर होने के साथ साथ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी होती है। क्योंकि सारी की सारी लो पेड जॉब्स एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में कंसंट्रेटेड है, तो पॉवर्टी या पुअरनेस भी उसी जॉब्स में, ऑक्यूपेशंस में कंसंट्रेटेड रहेगी जहाँ पे लो पेमेंट मिल रही है। और सिंस वहाँ पे फीमेल्स सारी की सारी असाइन कर दी गई हैं उस रोल के लिए, तो वहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी आपको देखने के लिए मिलता है। देन उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमको देखने के लिए मिलती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के कारण, वो होता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब्स। वुमेन जो होती हैं, जब आपने उनको केयर और इमोशनल रोल प्ले करने का वर्क या फंक्शन दे दिया, तो उनको घर भी संभालना है और उनको अपनी जॉब भी करना है। तो इन दैट केस वुमेन के पास फुल टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वुमेन अपने आप को फुल टाइम जॉब के लिए कमिट नहीं कर पाती, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कॉरपोरेट्स, जहाँ पे वो वुमेन को इनफॉर्मल वर्क में रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, कि वो वुमेन को ये ऑफ़र देते हैं कि हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे वर्क में, जिससे आप घर भी संभाल पाओगे और हमारा जॉब का, ऑफिस का वर्क भी कर पाओगे, लेकिन इसके बदले में हमारी कंडीशन ये है कि हम आपको सैलरी बहुत कम देंगे। और वुमेन जिसे अपना घर भी संभालना है और ऑफिस का वर्क भी संभालना है, जब वो दो सिचुएशन में फंस जाती है और वो वर्क नहीं छोड़ना चाहती, तो उस कंटेक्स्ट में वो लो सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि फुल टाइम जॉब्स में मेल का डोमिनेंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है या प्रेजेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जबकि जो इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में लेबर, कंस्ट्रक्शन में लेबर, सिमिलरली रोड साइड वेंडरशिप में, स्ट्रीट वेजिटेबल शॉप्स में जो मार्केट होते हैं, उनमें वुमेन का प्रेजेंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्टली पेट्रियार्कल नॉर्म्स। सोसाइटी में ये पेट्रियार्की के नॉर्म्स चलते हैं, वुमेन को पर्टिकुलरली एक स्टेटस और प्रेस्टीज के साइन की तरह देखा जाता है। मतलब हम एक साइड पर वुमेन को देवी भी बना के रखते हैं और दास भी बना के रखते हैं। देवी इसलिए बना के रखते हैं क्योंकि हम ये उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो फैमिली का ऑनर है, तो वो फैमिली के बाहर जाके कितना काम कर सकती है, कितना पढ़ाई कर सकती है, कितना बाहर किसी से फ्रेंडशिप कर सकती है, किसी से रिलेशन बना सकती है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम उसे ऑनर का एक दर्जा देते हैं, बट एट द सेम टाइम हम उसको घर के अंदर एक दास की तरह बना के रखते हैं, एक सर्वेंट की तरह बना के रखते हैं, जहाँ पे हम उससे एक अनपेड लेबर करवाते हैं, जो वुमेन मजबूरी में करती है क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाती है अपनी फैमिली के ऊपर या मेल पार्टनर के ऊपर। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण जेंडर पे गैप हमको देखने के लिए मिलता है, और वुमेन में, जेंडर के बीच में, मेल और वुमेन के बीच में आपको डिस्पैरिटी देखने के लिए मिलती है, चाहे वो इनकम में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी रिसोर्स के एक्सेस में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हो। एक स्कॉलर हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जिनका नाम है सिल्विया वॉल्बी। सिल्विया वॉल्बी ने पेट्रियार्की को बहुत डिटेल में स्टडी किया था, और उसने बताया था कि सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि वुमेन एक पॉइंट से निकल के किसी भी पॉइंट
पॉइंट पे भागने की कोशिश करे उसे वहाँ पे पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ही मिलेगा। जैसे सिल्विया वॉल्बी ने ये बोला था कि अगर वहाँ पे वो निकल के स्टेट से कुछ एक्सपेक्ट करे कि स्टेट उसके लिए कुछ करेगा, स्टेट उसे पैट्रियार्की से बाहर निकालेगा, तो स्टेट की पॉलिसीज़ या लॉज हमारी सोसाइटी के कुछ इस तरह से बने होते हैं कि वो मेल को डोमिनेंस देते हैं फीमेल के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मैटरनल लीव के लिए मदर को छुट्टी दी जाती है चाहे वो बच्चा ताकि वो बच्चे की केयर कर सके चाइल्ड बर्थ के बाद, लेकिन पैटर्नल लीव का हमारे सोसाइटी में कोई कंसेप्ट नहीं है। पैटर्नल लीव का कंसेप्ट ना होना ये इंडिकेट करता है कि हमने ये मान के चल रहे हैं कि बच्चे की केयर करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की है, मेल की नहीं है। और इसी चीज़ का उसके डिसएडवांटेज होता है क्योंकि जब वुमेन मैटरनल लीव लेती है और उसके ऑक्यूपेशन में बच्चे को ग्रो करते टाइम जो उसके कैरियर में ब्रेक आ जाता है, वो ब्रेक उसके कैरियर को कई बार फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इतना गैप होने के बाद वो अपने स्किल्स को भूल जाती है, वो अपडेट नहीं रह पाती, और जब वो जॉब के लिए अप्लाई करने जाती है तो कंपनीज उनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो स्टेट अपने आप में एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। हाउस होल्ड जो है वो दूसरी जगह पे है जहाँ पे वुमेन एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर फेस करती है, जहाँ पे वुमेन को हाउसवर्क करने के लिए मजबूर किया जाता है। सेक्स वायलेंस एक तीसरा स्टेप है। वुमेन अगर कभी काउंटर करने की कोशिश करती है, अपने राइट्स के लिए फाइट करने की कोशिश करती है, तो उस कंटेक्स्ट में वो वायलेंस फेस करती है। देन उसके बाद पेड वर्क, अगर वो ऑफिस में जाके अपने आप को इक्वल करने की कोशिश करती है तो वहाँ पे भी उसे पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ वर्क वुमेन को कम पेमेंट दे के वुमेन को हमेशा सबॉर्डिनेट रखता है और पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में फंसा के रखता है। पांचवा स्ट्रक्चर या पांचवा पार्ट जो सिल्विया वॉल्बी ने बोला था वो था सेक्सुअलिटी। वुमेन की बॉडी को या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे भी मेल अपनी फ्रीडम को असर्ट करने के लिए उसकी सेक्सुअलिटी का यूज़ करता है फॉर हिज ओन प्लेजर। और लास्टली कल्चर, हमारे कल्चर में ओवरऑल वुमेन और मैन को कभी भी इक्वल कंसिडर किया ही नहीं गया। चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात करें जहाँ पे एडम और ईव में ईव को ही ये कंसिडर किया गया था कि शी वॉज द फर्स्ट वन टू मेक एडम कमिट सिन, और उसके बाद एडम को बेसिकली ह्यूमन काइंड का एक प्रोजेनाइटर बनाया था जिसमें ह्यूमंस को डेविल और एविल से फिल बना हुआ उसने एविल कन्वर्ट कर दिया था एडम को। तो अगर आप ट्रेडिशनल टेक्स्ट और रिलीजन से लेके प्रेजेंट तक की बात करें तो हमारे सारे कल्चर इस तरह से बने हुए हैं जो खुद मैन ने लिखे हुए हैं और इस तरह से लिखे हुए हैं कि वो मैन को सुपीरियर दिखाते हैं वुमेन के ऊपर। तो सिल्विया वॉल्बी का ये पर्सपेक्टिव जो है ये सोसाइटी में पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को समझाने में बहुत अच्छे से हमको हेल्प करता है। अब हम आते हैं वुमेन का ग्लोबल स्टेटस क्या है। ये तो हम अभी आइसलैंड की बात कर रहे थे और आइसलैंड की बात करते करते हमने ये समझने की कोशिश करी कि जेंडर पैरिटी का कंसेप्ट क्या होता है और डिस्पैरिटी कैसे आती है सोसाइटी में। अब हम देखते हैं कि डिस्पैरिटी का एक्सटेंट क्या है सोसाइटी में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज की डेट में जेंडर गैप 68% क्लोज हो चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड, मैन और वुमेन के बीच में 32% अभी भी ओपन है। लेकिन पॉइंट ये है, ये नंबर तो आपको कम दिख रहा होगा कि सिर्फ 30% बचा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जिस रेट से जेंडर गैप क्लोज हो रहा है वो इतना स्लो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जिस रेट अगर इसी रेट से प्रोग्रेस चलती है तो जेंडर पैरिटी अचीव करने के लिए फुल्ली 132 ईयर्स का टाइम लग जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये बहुत ही लंबा पीरियड होता है। ग्लोबली अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जेंडर गैप की बात करें तो एडल्ट जो होते हैं वो स्टैग्नेट कर रहा है पास्ट 20 ईयर्स से। अभी आज की डेट में अराउंड 50% वुमेन जो है, 48% वुमेन जो है ये वर्कफोर्स में है। लेस देन 2/3 ऑफ वुमेन, 62% वुमेन आर इन वर्कफोर्स कंपेयर टू 93% ऑफ मैन हु आर इन वर्कफोर्स। तो आप देख सकते हैं कि 31% गैप अभी भी है मैन और वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की कंडीशन यहाँ पे और ज़्यादा वीक आती है। ग्लोबल जेंडर गैप की जो इंडेक्स हमने अभी जिसकी बात कर रहे थे, अगर हम 2022 की रिपोर्ट देखें तो उस हिसाब से हम 135th रैंक पे आते हैं 146 कंट्रीज़ में, जो बहुत ही लो आती है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये 4 इंडिकेटर्स असेस करता है कि इंडिया में वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, एजुकेशन का अटेनमेंट कितना है और हेल्थ और सर्वाइवल कि क्या कंडीशन है उसकी। तो उस रिगार्ड से अगर आप देखें तो सिर्फ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हटा दिया जाए तो बाकी
पैरामीटर्स पे इंडिया की रैंक बहुत लो आती है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और हेल्थ एंड सर्वाइवल में, जहाँ पे हम बॉटम की 5 टॉप बॉटम 5 कंट्रीज़ में आते हैं। हमसे नीचे सिर्फ ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यही कंट्रीज़ बिलोंग करती हैं। दिस इज़ अ वेरी डिसमल स्टेट ऑफ वुमेन इन इंडिया। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी आपको रैंक यहाँ पे अच्छी दिख रही होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्कोर देखेंगे तो हमारा स्कोर सिर्फ 0.267 है, जो बताता है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो एक स्टैटिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बताएगा कि वुमेन लीडरशिप के रोल में कितने पीछे है, वो ये है कि हमारी पार्लियामेंट की सिर्फ 14%, 14% वुमेन जो हैं ये बेसिकली वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं। बाकी के 86% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मेल हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अगर जो आपको जेंडर डिस्पैरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप में इंडिकेट करने में हेल्प करेगी, वो ये है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस मिले हमको 76 ईयर्स हो गए हैं, बट आज तक हमारे यहाँ जेंडर गैप, ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वुमेन का, ये जो प्रपोर्शन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है, वुमेन पार्लियामेंटेरियंस है, वो कभी भी 15% को क्रॉस उसने नहीं किया। सो दिस इज़ अ वेरी डिसमल स्टेट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। अगर मैं बात करूं एमएलए के लेवल पे, अगर मैं जाता हूं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो हार्डली 9 to 10% हमारे अक्रॉस द कंट्री एमएलए जो है वो वुमेन है। तो ये शो करता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना कम है। उसके बाद मैं बात करूं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत डिसमल है। इट इज़ जस्ट 37%, दैट इज़ 15% एंड अबव के जो फीमेल है उनका सिर्फ 37% वुमेन जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। और उससे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि वुमेन जो अपना वर्क करती है वो उसमें दिन भर में 80% वर्क या 90% वर्क वो अनपेड करती है। एक वुमेन, एक नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग एक वुमेन अपने दिन का अराउंड 6 घंटा या 299 मिनट जो है ये अनपेड लेबर पे गुजारती है, जबकि मैन अपने दिन भर का सिर्फ 97 मिनट अनपेड लेबर पे स्पेंड करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों मैन और वुमेन काम तो बराबरी से कर रहे हैं, लेकिन जहाँ मैन को अपने वर्क का पूरा मनी या फुल फाइनेंशियल रीन्यूमरेशन मिलता है, वुमेन को अपने वर्क का कोई पार्टिसिपेशन या कोई रिटर्न नहीं मिलता। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर ये अनपेड लेबर का पेमेंट वुमेन को मिलने लगे तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 2025 तक $770 बिलियन तक इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये नियरली 1 ट्रिलियन से सिर्फ $250 बिलियन कम है। तो आप समझ सकते हैं कि वुमेन के वर्क को नॉन रिकॉग्नाइज करके हम अपनी ही जीडीपी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये इंडिया का स्टेटस है जेंडर पैरिटी को लेके। इंडिया में क्या वुमेन का स्टेटस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी कितनी है, हमने ये डिस्कस किया। वे फॉरवर्ड हम इस चीज़ को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो जेंडर गैप को ख़त्म करेगा वो है एजुकेशन। एजुकेशन प्रोवाइड करने से ही वुमेन को स्टेटस इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला था क्लॉडिया गोल्डिन को, इकोनॉमिस्ट को, जिन्होंने 200 साल की वुमेन की इस वर्क के पार्टिसिपेशन को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वुमेन का अब इकोनॉमी में रोल और जॉब में इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। और वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वुमेन ने 1960s, 70s, 80s में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा और एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को परस्यू करना शुरू करा। तो हमको एजुकेशन में वुमेन को इक्वल एक्सेस दिलाने पे काम करना है, जेंडर बायस को रिमूव करने पे काम करना है, और स्टेम एजुकेशन में पर्टिकुलरली जहाँ पे इनोवेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, मैनेजमेंट, वहाँ पे हमको वुमेन का पार्टिसिपेशन और बढ़ाना है। वर्क प्लेस इक्वलिटी सेकेंड डोमेन है जहाँ पे हम जेंडर गैप को काम करना है। हमको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली एंश्राइन करना है। वैल्यूज़ जो एंश्राइंड है इक्वलिटी की डीपीएसपी के अंदर में, उसको इन्फोर्स करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया तो है, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, लेकिन उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हमको यहाँ पे वुमेन को लीडरशिप में प्रमोट करना है। इसके लिए ऑलरेडी नारी वंदन अधिनियम निकाली है गवर्नमेंट ने, वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसके अंदर में 1/3 सीट्स जो है पार्लियामेंट की वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप। तीसरा स्टेप जो है वो है फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज़। वुमेन की बायोलॉजिकल नीड्स और फैमिली की नीड्स को देखते हुए वुमेन को फ्लेक्सिबल वर्क प्रोवाइड करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम वुमेन के लिए फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी नहीं बनाएंगे, वुमेन खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेगी वर्क में बढ़ चढ़ के।
द थर्ड एरिया जहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है वो है लीगल रिफॉर्म्स। हमको एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाने की और ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, हमको फैमिली लीव बनाने की पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सिर्फ मैटरनल लीव की पॉलिसी नहीं बल्कि पैटर्नल लीव की भी पॉलिसी होना चाहिए, तभी होम में, हाउस होल्ड में, चाइल्ड की केयर में पेरेंट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा, बोथ मदर एंड फादर का। और तब जब फैमिली में इक्वलिटी अचीव होना शुरू होगी तो वाइडर सोसाइटल लेवल पे इक्वलिटी अचीव होना शुरू होगी। एंड लास्ट डोमेन है कल्चरल एंड सोशल चेंज का, जहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप को हमें चैलेंज करना है। जेंडर से एसोसिएटेड जो पर्टिकुलर रूल हम दिमाग में बना के चलते हैं, जिनको पिंक कॉलर जॉब्स बोला जाता है, ये पिंक कॉलर जॉब्स का कंसेप्ट हमको ख़त्म करना पड़ेगा। पिंक कॉलर जॉब्स मतलब जो जॉब्स जो वुमेन के लिए ही स्पेसिफिकली मानी जाती हैं, इस टाइप की एक आइडियोलॉजी डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है। तो ये पिंक कॉलर जॉब के कंसेप्ट को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। वुमेन को लेके हमारे दिमाग में जो स्टीरियोटाइप है कि ये वुमेन इसी जॉब के लिए बनी हुई है, ये स्टीरियोटाइप हमको ख़त्म करना पड़ेगा। और लास्टली, ऐसे विक्टिम, ऐसी वुमेन जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट और रेप फेस किया है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये स्टेप्स लेने से ही हम जेंडर गैप जो है, ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड वाइड कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया ने जेंडर गैप को ख़त्म करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं? तो सबसे पहले तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम निकाली है, जो वुमेन बेटी को बर्थ देने के लिए फैमिलीज़ को प्रमोट करती है और उनको एजुकेशन पे भी सपोर्ट देने के लिए काम करती है। देन महिला शक्ति केंद्र, जो वुमेन को स्किल्स प्रोवाइड करके उनको एम्पावर करने पे काम करती है। महिला पुलिस वॉलंटियर, ये कम्युनिटी वुमेन होती हैं जो पुलिस और कम्युनिटी के बीच में लिंक बनाती हैं वुमेन की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। देन राष्ट्रीय महिला कोष, ये एक कोष बनाया गया है जो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन को लाइवलीहुड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सस्टेन करने के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। देन सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये वो स्कीम है जो वुमेन को एक फैमिली जो बर्डन की तरह देखती है, उस स्टिग्मा को हटाने की कोशिश करता है। इस स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट एक अकाउंट खोलती है जिसमें वो खुद अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है जब तक वुमेन 18 ईयर्स की नहीं हो जाती, सो दैट वुमेन के एडल्ट बनने के बाद फैमिली पे उसका फाइनेंशियल कोई भी रिसोर्स बर्डन ना बने और फैमिलीज प्रमोट हों वुमेन को बर्थ देने के लिए, गर्ल को बर्थ देने के लिए और उसको अच्छे से उसको एजुकेशन इंश्योर करने के लिए। देन फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर में स्टैंड अप इंडिया स्कीम निकाली गई है जो SC और ST वुमेन को सपोर्ट देती है एम्पावर होने के लिए। एंड लास्टली कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो बेसिकली ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन, एडोलसेंट और ट्राइबल गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काम करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव डेफिनेटली हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। जैसे पिछले कई सालों में वुमेन का एजुकेशन में एनरोलमेंट, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन हो, सब में एनरोलमेंट एजुकेशन में बढ़ रहा है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है PLFS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो भी बढ़ रहा है। इन इनिशिएटिव को स्ट्रिक्टली और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तभी हमारी कंट्री में जेंडर गैप का इशू ख़त्म हो पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि हमने यहाँ पे एक जेंडर गैप की एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर समझी और हम जेंडर गैप को इंश्योर करने के लिए, अपनी खुद की लाइफ में भी जेंडर गैप इंश्योर करने के लिए और जेंडर पैरिटी लाने के लिए काम करेंगे। जो भी कलीग होते हैं, वुमेन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके साथ इक्वालिटी से ट्रीटमेंट करेंगे, सो दैट हम जब फैमिली लेवल पे चेंज हो तो सोसाइटी भी चेंज हो।